Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 15th of March 2022, Tuesday. Motivation of the day is a negative mind will never give you a positive life. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 that is given on page number 1 of Business Standard. Retail inflation hits 8-month high in February. So as per the recent data released by Statistics Department, CPI for the month of February increased up to 6.07%. तो फरवरी महीने के लिए जो रीसेंट डेटा रिलीज हुआ है उसमें सीपीआई इन्फ्लेशन 6.07% तक इंक्रीज हो गई है, जो कि जनवरी के मंथ में 0.1% थी. सो कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड मंथ में हम जो सीपीआई इंडेक्स है उसको 6 से ऊपर देख रहे हैं, एंड दैट इज द अपर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर इन्फ्लेशनरी टारगेट सेट बाय आरबीआई हम बोल सकते हैं एमपीसी का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 4+-2 का है. इट मीन्स 2 to 6 की रेंज है. 2 इज़ द मिनिमम लिमिट एंड 6 इज़ द मैक्सिमम थ्रेशोल्ड फॉर सीपीआई, क्योंकि एमपीसी का टारगेट है और 2 से 6 के बीच में ही आरबीआई या एमपीसी को इन्फ्लेशन मेंटेन करनी पड़ती है. बट ये लगातार दूसरा महीना है जबकि सीपीआई इन्फ्लेशन 6 का जो टारगेट है वो क्रॉस कर चुकी है. पिछले मंथ में इट वाज 6.0% एंड नाउ इन द मंथ ऑफ फरवरी इट हैज़ इंक्रीज अप टू 6.07%. एंड एज पर द एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट दिस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन इज ड्रिवन बाय फूड एंड बेवरेजेस, clothing and footwear, fuel and light group items into the consumer और CPI basket. एनालिस्ट का ये कहना है कि विंटर के सीज़न में जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो थोड़े सस्ते मिलते हैं, जिसकी वजह से जनवरी में हमें या हम बोल सकते हैं दिसंबर में उतना इंक्रीज इन्फ्लेशन पर देखने को नहीं मिला बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस. बट नाउ द बेनिफिट्स ऑफ विंटर सीजन फॉर वेजिटेबल विल गेट डाइल्यूटेड एंड द इम्पैक्ट ऑफ दैट डाइल्यूशन इज रिफ्लेक्टिंग इनटू सीपीआई इंडेक्स. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द डब्ल्यूपीआई अपने 11 महीनों से लगातार डबल डिजिट के मार्क पे बना हुआ है, और all these CPI and WPI indicators are now making the inflationary management more challenging for RBI, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट पर भी देखने को मिलेगा. पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के जो भी टारगेट सेट किए गए थे, दैट टारगेट फिजिकल कंसोलिडेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी मोर चैलेंजिंग फॉर आरबीआई एज वेल एज द गवर्नमेंट. और जिस तरह से रशिया यूक्रेन क्राइसिस का इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक्सपर्ट का कहना है कि अभी इन्फ्लेशन जो है ये और ज़्यादा इंक्रीज होगी, और जिसकी वजह से बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी जो ग्रोथ फोकास्ट था इंडिया के लिए, जीडीपी फोकास्ट था, वो स्लैश करना शुरू कर दिया है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन फॉल आउट ऑन इंडिया वाया इन्फ्लेशनरी प्रेशर. तो हम ग्राफ देख लेते हैं. दिस ब्लैक line indicates the WPI, जो कि 13.11% है in the month of February, and this blue line indicates the WPI food items में किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये भी 8.18% तक है. अगर CPI की बात करें, दिस ऑरेंज लाइन इंडिकेट्स द CPI जो कि अपने 6.07% मार्क पर पहुंच चुका है, और CPI फूड की बात करें तो 5.85%. तो इस बार फरवरी के मंथ में जो इंक्रीज देखने को मिला है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फूड, बेवरेजेस, क्लोथिंग एंड फ्यूल प्राइसेस. इसके अलावा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और एक न्यूज़ है जो कि पेज नंबर 4 पर दी हुई है, उसको भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं. जॉबलेसनेस रेट डाउन टू 12.6% इन अप्रैल जून 2021 NSO survey. NSO stands for National Statistical Office. So as per the recent data by National Statistical Office, unemployment rate for the person of age 15 years and above in urban areas has decreased or dipped to 12.6%. तो अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 12.6% तक
गिरा है, या अगर दूसरे शब्द में बोलें तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। तो 2021 के अप्रैल से जून का जो डेटा है वो इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज़ अ डिक्रीज और डाउन इनटू द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर इट वाज 20.8%। तो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट था अब वो रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट में। हमने डिस्कस भी किया था बिकॉज ऑफ द रिवर्स लेबर माइग्रेशन, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ अर्निंग्स, impact on earnings. Number of companies have gone for retrenchment and layoff, तो जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो पैंडमिक के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। बट एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, दैट इज़ PLF, जो कि NSO पब्लिश करता है, उसके अकॉर्डिंग अप्रैल से जून 2021 में अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। व्हाट इज जॉबलेसनेस और अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज पर द NSO? अगर इस NSO की डेफिनेशन पर हम जाए तो इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयड पर्सन इन द लेबर फोर्स। हेयर द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन मीन्स ऐसी लेबर जो कि जॉब करना चाहती है बट उसको जॉब नहीं मिल रही। विलिंगनेस टू डू द जॉब इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, डू नॉट गेट कन्फ्यूज एनीवेयर। हो सकता है एक लेबर 15 साल से ऊपर का हो, लेकिन दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग जॉब, तो वो इस पर्टिकुलर सर्वे का पार्ट नहीं होगा। And as per the PLNFS, the joblessness was high in April and June 2021, mainly due to the impact of lockdown restriction arised out of COVID-19 impact. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, that is given on page number 4. Feb exports rise 25% year on year, trade deficit at $20.8 billion. सो फरवरी के महीने में इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज हुई है। आउटबाउंड शिपमेंट को अगर हम देखें तो आउटबाउंड शिपमेंट ग्रो बाई अ फोर्थ ईयर ऑन ईयर, विद इंडिया एक्सपोर्टिंग गुड्स वर्थ $34.57 बिलियन इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो 34.57 डॉलर बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया ने फरवरी मंथ में किया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा है, 1/4 ज़्यादा है। और अगर सेक्टर या गुड्स की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिली एज पर द रीसेंट डेटा रिलीज्ड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। हालांकि इसके बावजूद भी जो कि हमारा आउटबाउंड शिपमेंट बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट 25% तक बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, इसके बावजूद भी जो ट्रेड डेफिसिट है वो $20.88 बिलियन तक वाइटन हो गया। क्यों? क्योंकि जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर इंडिया की हम एक्सपोर्ट की बात करें तो जो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है जो आइटम, उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स भी लगते हैं या इम्पोर्टेड इंटरमीडिएट गुड्स भी लगते हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया का इम्पोर्ट बिल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जिस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द इंडियाज ट्रेड डेफिसिट. So after hitting a 5-month low in the month of January as the value of imported goods rise, mainly due to the outgoing conflict between Russia, Ukraine and rise in the commodity prices, जिसका impact हमें trade deficit पर भी देखने को मिल रहा है। तो जो export से benefit हो भी रहे हैं वो because of the increasing import bill offset हो रहे हैं। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट 25% तक बढ़ रहा है तो वहीं जो हमारा इंपोर्ट है वो 35% तक जंप कर गया। अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो पिछले साल फरवरी में $15.1 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, जो कि इंक्रीज हो गए $20.88 बिलियन इस पर्टिकुलर ईयर के फरवरी मंथ में हो गया है। और इवन अगर जनवरी का डेटा देखें, इसी साल का जनवरी का डेटा देखें तो जनवरी में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो $17.42 बिलियन था। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्ट बिल ड्यू टू द इनबाउंड शिपमेंट लेड बाय पेट्रोलियम एंड
क्रूड प्रोडक्ट्स जिसका प्राइस जो इंटरनेशनल प्राइस है या जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से इन क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के प्राइसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग और सोरिंग इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस दिस पर्टिकुलर ट्रेड डेफिसिट जो कि $20 बिलियन तक पहुंच गया है ये अभी और इंक्रीज होगा। तो जो एक्सपोर्ट के एडवांटेज मिल रहा है बिकॉज ऑफ द वीकनिंग इंडियन रुपी एट इंटरनेशनल लेवल उसका जो बेनिफिट है वो सारा ऑफसेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज क्रूड ऑयल prices. So this is the widening gap between India's import and export या हम बोल सकते हैं ट्रेड बैलेंस। हालांकि इंडिया के केस में इट इज़ अ जनरल सिनेरियो, कोविड-19 के सिचुएशन में थोड़ा सा रिवर्स ट्रेंड देखने को मिला था, बट यस क्योंकि अब इकोनॉमी रिकवरी के पाथ पर आ चुकी है तो ये जो नॉर्मल ट्रेंड है वो फिर से रिपीट हो रहा है। दिस ब्लू लाइन इंडिकेट्स द एक्सपोर्ट एंड दिस रेड लाइन इंडिकेट्स द import in terms of dollar billion। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 6 of business standard। RBI removes interest cap for microfinance loans। So Reserve Bank of India has increased the eligibility criteria for what? For microfinance loan to household with an annual income up to 3 lakhs while removing the interest rate cap on such loans। तो हाउसिंग लोन्स के पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, हाउस की अफोर्डेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस लोन पर जो इंटरेस्ट रेट का कैप लगा हुआ था उसको रिमूव कर दिया है। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था लोन लेने के लिए तो वो भी रिलैक्स किया है। तो नाउ द हाउस होल्ड्स हैविंग एनुअल इनकम अप टू 3 lakhs they can also avail the housing loan facility। और इसके लिए जितने भी लेंडर्स हैं उनको बोर्ड अप्रूव पॉलिसी बनाने के लिए आरबीआई ने डायरेक्ट किया है। और आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आरबीआई जो है वो सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट को स्क्रूटिनाइज करेगी इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द रेट्स चार्ज बाय लेंडर्स सो दैट दे डू नॉट चार्ज द यूजोरियस रेट्स। यूजोरियस मीन्स अति ब्याज या सूद को बोल सकते हैं, एक्सटॉर्शन जैसा जो मनी होता है उसको। तो ऐसा ना हो कि लेंडर्स जो हैं वो जो हाउस होल्ड्स हैं उनसे अनएथिकल या यूजोरियस रेट्स इम्पोज करें फॉर देयर होम लोन। इसके लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाने को बोला और आरबीआई विल स्क्रूटिनाइज ऑल द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड द रेट चार्ज बाय दीज माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। And after the scrutinization, RBI definitely put the ceiling on the pricing of loan and related fees। और इसके अलावा आरबीआई ने ये भी कहा है कि जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी प्राइसिंग रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स को स्टैंडर्डाइज सिंप्लीफाइड फैक्ट शीट के रूप में डिस्क्लोज करेंगे। इट मीन डिस्क्लोजर को भी इम्प्रूव करने की बात कही है आरबीआई ने एज पर द रीसेंट अमेंडमेंट्स। तो वेबसाइट और जितने भी लिटरेचर इशू होते हैं बाई पर्टिकुलर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो मिनिमम मैक्सिमम एवरेज इंटरेस्ट रेट सबकी डिटेलिंग देंगे फॉर हाउस होल्ड और द प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स। इसके अलावा द रेगुलेटर्स हैज़ ऑल्सो रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स बाय इंक्रीजिंग द लोन कैप। And as per the recent definition, now the collateral free loans given to households for what? For any sort of purpose, होम लोन के लिए, पर्सनल फाइनेंसिंग के लिए, बिजनेस लोन के लिए, जिस भी तरीके के लोन के लिए ऐसे हाउस होल्ड्स लोन अगर लेते हैं जिनकी इनकम 3 लाख से कम है, that all loan now be considered as माइक्रो फाइनेंस लोन। तो इकोनॉमी में लोन की अवेलेबिलिटी हम बोल सकते हैं, लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी स्पेशली हाउस होल्ड्स को फॉर देयर होम, फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस, फॉर देयर बिजनेस एक्सपेंसेस, इसको इंक्रीज करने के लिए आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन, माइक्रो फाइनेंस लोन की डेफिनेशन भी रिवाइज करी है। प्राइसिंग का कैप जो था इंटरेस्ट रेट पर वो भी रिमूव कर दिया है। इसके अलावा डिस्क्लोजर को भी इम्प्रूव करने की बात करी है। करंटली अ माइक्रो फाइनेंस बोरोवर इज आइडेंटिफाइड by annual household income not exceeding
1.2 lakhs for rural and 2 lakhs for अर्बन एंड सेमी अर्बन. अब इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करके आरबीआई ने 3 लाख तक का कर दिया है. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई और एनी सॉर्ट ऑफ बैंकिंग एग्जाम, दे कैन रिमेंबर दिस थ्रेशोल्ड, जो कि पहले 1.2 लाख्स और 2 लाख्स रिस्पेक्टिवली थी फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के लिए, जो कि अब 3 लाख पहुंच गए. तो 3 लाख तक की इनकम वाले जितने भी हाउस होल्ड्स हैं जो अगर लोन लेते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, दैट ऑल विल बी कैटेगराइज्ड एज माइक्रो फाइनेंस लोन. सो ऑल कोलेटरल फ्री लोन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एंड यूज माइंडेड स्टूडेंट की होम लोन ले रहे हैं या बिजनेस लोन ले रहे हैं या पर्सनल लोन ले रहे हैं, दैट ऑल विल बी कंसीडर्ड एज माइक्रो फाइनेंस लोन. तो जो कैप था, क्राइटेरिया था, उसको आरबीआई ने रिलैक्स कर दिया एंड फॉर दैट पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैज़ बीन इशूड बाय आरबीआई टू लेंडर्स, और उनसे बोला है कि वो भी बोर्ड अप्रूव पॉलिसी अपनी तैयार कर लें. एंड आफ्टर स्क्रूटनाइजेशन आरबीआई विल गो फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ प्राइसिंग एंड इंटरेस्ट रेट. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. वेस्टर्न सैंक्शंस ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरनेशनलाइज रुपी, सेज एसबीआई रिपोर्ट. यूक्रेन पे इन्वेजन के बाद से रशिया पे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत सारे सेंक्शन लगाए थे, और सबसे जो इम्पोर्टेंट सेंक्शन लगाया था वो स्विफ्ट से उनको रिमूव करना, जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, वहाँ से रशिया को रिमूव कर देना या बैन कर देना. एंड आफ्टर दिस बैन बाय वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएसए, number of other countries are looking to bypass these sanctions on Russia by reviving different bilateral arrangement. जैसे कि इंडिया ने रुपी और रबल बायलेटरल अरेंजमेंट को रिवाइव करने की कोशिश करी, इसी तरीके से चाइना ने युआन एंड रबल ट्रेड अरेंजमेंट को रिवाइव करने की कोशिश करी है. एंड ऑल दीज ट्रेड अरेंजमेंट्स आर एक्चुअली presenting an opportunity for internationalization of Indian rupee as per the recent report published by State Bank of India. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो भी ये वेस्टर्न सैंक्शन लगाए गए हैं रशिया में, ये वेस्टर्न सैंक्शन जो है इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जहां पर इंडिया जो है वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपीज़ को इंटरनेशनलाइज कर सकता है. What is the meaning of internationalization here? Whenever any newspaper says internationalization, so it means the currency can be freely transacted by both resident and non-resident and be used as a reserve currency for global trade. तो मतलब जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो इंडियन रुपी, वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जो इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, दे कैन यूज़ फॉर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, और इंडियन रुपी को ही रिजर्व करेंसी के लिए भी यूज़ किया जाए फॉर ग्लोबल ट्रेड. और सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिस तरीके से यूएस डॉलर की जो हेगेमनी बनी हुई थी ग्लोबल ट्रेड में, अभी वो फिलहाल कंटिन्यू रहेगी, बट येस दिस पर्टिकुलर विंडो ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन रुपी, कि जिस तरह से बाईलेटरल जो अरेंजमेंट इंडिया रिवाइव कर रहा है रशिया के साथ में for their trade, for financing their trade, that can be used for internationalization of Indian currency, जैसे कि यूएस डॉलर है. हालांकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं कि कितनी तरीके से कोई करेंसी फ्लक्चुएट कर रही. फ्लक्चुएशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. आपने सुना होगा हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी. तो जिस पर्टिकुलर करेंसी में जितने कम फ्लक्चुएशंस होंगे, उस करेंसी में उस ग्लोबल ट्रेड सबसे ज़्यादा होगा. उस करेंसी को हार्ड करेंसी माना जाएगा क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन कम है, उसका जो प्राइस है वो स्टेबल है. तो हालांकि ये सेबी की रिपोर्ट है, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एनी करेंसी. बट येस, this particular sanction by Western economies on Russia is actually giving or opening a small window of opportunity फॉर इंडियन रुपी. और अगर इस तरह के सेटलमेंट या मैकेनिज्म रिवाइव हो जाते हैं, ऑल्टरनेट पेमेंट मैकेनिज्म रिवाइव हो जाते हैं, तो दिस पेमेंट मैकेनिज्म कैन बी यूज्ड बाय अदर कंट्रीज एज वेल, और यूज्ड टू फंड द ट्रेड विद अदर कंट्रीज एज वेल. So let's see how India will be able to actually capture this opportunity. This is an opportunity. India इसको कैसे टैप करता है, ये अदर मैटर है एज पर द SBI रिपोर्ट. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. KYC AML रूल ब्रीच लेड टू लेंस ऑन
Paytm Bank. So Reserve Bank of India has prohibited the Paytm Payment Bank from what? From acquiring new customer, primarily owing to violation of the norms of KYC, that is know your customer norms. सो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के को रोकने के लिए जो नो योर कस्टमर नॉर्म्स हैं उसको वॉयलेट किया है पेटीएम बैंक ने, जिसकी वजह से आरबीआई ने अभी फ़िलहाल के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर एक्वायर करने से या नए कस्टमर्स रजिस्टर करने से रोक दिया है. एज पर द रीसेंट रिपोर्ट्स, बैंक्स आर सपोज टू अंडरटेक ड्यू डिलिजेंस फॉर कस्टमर्स बिफोर ऑन बोर्डिंग. तो आरबीआई का ये कहना है कि जो केवाईसी नॉर्म्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को प्रॉपरली जानें. अगर किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल एक्टिविटी हो रही है दैट इज़ रिलेटेड टू फिनेंस, तो उसको ईजिली टैप अप किया जा सके. बट फिलहाल के लिए पेटीएम की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग पेटीएम ने केवाईसी रूल्स को फॉलो नहीं किया एंड बैंक्स हैव फेल्ड इन फॉलोइंग द केवाईसी AML rule. AML stands for एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल. और इसी वजह से आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं पेटीएम को कि अब अभी आप फिलहाल के लिए नए कस्टमर एडमिट नहीं करेंगे. पेटीएम जहां पर Mr. Vijay Shekhar Sharma has 51% stake and 197 Communication has 49% stake. और अब इसी के लिए बैंक ने आरबीआई ने आईटी ऑडिट फर्म अपॉइंट करी है जो कि फ़िलहाल के लिए पेटीएम के सारे डॉक्यूमेंट्स की ऑडिटिंग होगी और पेटीएम को नए कस्टमर एक्वायर करने से रोक दिया गया है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. मार्केट्स एक्सटेंड रैली टू fifth day. So India's benchmark indices gain for consecutive fifth straight session on Monday ahead of new round of talks between Russia and Ukraine. तो fourth round का जो नेगोशिएशन होने वाला है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, उसको लेकर के थोड़ी पॉजिटिविटी और सर्टनिटी डेवलप हुई है, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसेस पर देखने को मिल रहा है. 5वें दिन लगातार इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उन्होंने गेन रजिस्टर किया बिकॉज ऑफ दिस positivity and because of the chances that this particular fallout or Russia-Ukraine crisis will subsidize. The falling oil prices and easing of selling pressure from foreign portfolio investor has helped the market extend the gain to over 6% from the last week lows. तो मार्केट्स ने 6% की ग्रोथ रजिस्टर करी है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन नेगोशिएशन, बिकॉज ऑफ द decreased or ease of the selling pressure from FPIs as well as the falling crude oil prices. तो जो सेंसेक्स है उसमें 1.7% का इंक्रीज देखने को मिला है, निफ्टी में 1.5% का इंक्रीज देखने को मिला है, जबकि लास्ट वीक दोनों ने ही अपने लोवेस्ट लेवल रजिस्टर किए थे जुलाई 2021 से लेकर के. हालांकि अब दोनों ही जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं वो थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहे हैं क्योंकि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो अभी $108 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है, जो कि $140 तक इंक्रीज हो गया था. और जिस तरह से नेगोशिएशन को तैयार है यूक्रेन, इसके बाद भी कुछ पॉजिटिविटी देखी जा सकती है. तो डेफिनेटली मार्केट उसी पर्टिकुलर पैटर्न में रिएक्ट कर रहा है. सिप्ला, एसबीआई, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स वर द टॉप गेनर्स, वेयर एज द लूजर्स वर ओएनजीसी, हिंडाल्को एंड कोल इंडिया. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. एफपीआई आउटफ्लो आउटस्ट्रिप्स 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस लेवल्स. तो बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस जिस तरह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में सेलिंग देखने को मिली है, आउटफ्लो देखने को मिला है, एज पर द डेटा ये आउटफ्लो 2008 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है. So the pace of selling foreign portfolio investor at the moment is one of the fastest the domestic market has ever witnessed.
तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने एक स्टडी करी है, उसने जो भी सेलिंग हुई है एफपीआई में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो कि रशिया के इन्वेजन के, रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस के बाद से जो इंडिया से बाहर हो गए, उनका रेट और उनका क्वांटम चेक किया है, और उसके अकॉर्डिंग ICICI सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग द ट्रेलिंग 12 मंथ सेलिंग टैली ऑफ एफपीआईज एट $36 billion currently is higher than $28 billion, जो कि 2008 में देखा गया था। 2008 में लेमन ब्रदर की क्राइसिस के बाद से जो रिसेशन आया था, उस समय जो सेलिंग हुई थी, उस समय जिस तरह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में सेल ऑफ करके या इंडिया की मार्केट को छोड़कर गए थे, उसके पेस के कंपैरिजन में इस बार रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो एज पर द ICICI सिक्योरिटी, द TTM सेलिंग टैली फॉर FPIs इज एक्चुअली $36 बिलियन करंटली, जो कि 2008 में $28 बिलियन था। हालांकि अगर देखा जाए ये सेलिंग का ट्रेंड, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया की मार्केट को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद ही देखने को मिला है, ये अक्टूबर के मंथ से चला आ रहा है। अक्टूबर के मंथ से ये इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं वो सेल ऑफ करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो US फेडरल रिजर्व है, जो US का जो सेंट्रल बैंक है, उसका हॉकिश जो पॉइंट था, जो हॉकिश अप्रोच था इन द वेक ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स वर एक्चुअली एंटिसिपेटिंग गुड रिटर्न्स इन देयर डोमेस्टिक टेरिटरीज, जिसकी वजह से वो इमर्जिंग इकोनॉमी से लेफ्ट आउट कर रहे थे। क्योंकि ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा अक्टूबर के मंथ से कि US फेडरल जो है वो पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन में जाएगा, क्योंकि US की जो इन्फ्लेशन है वो भी पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा थी और अभी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए US फेडरल जो है वो पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन पे जाएगा, इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग इनटू द इमर्जिंग इकोनॉमीज, नाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स और ओवरसीज इन्वेस्टर्स आर लीविंग द इमर्जिंग इकोनॉमीज फॉर इन्वेस्टिंग इनटू देयर ओन इकोनॉमीज for higher benefits, for higher returns. And over the past month, the sell-off has accelerated because of the Russia's attack on Ukraine, जो कि हम continuously discuss करते हुए आ रहे हैं। तो ये रिपोर्ट है ICICI की on sell off by FPI. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.